मुझे यह भी बताना चाहिए कि मैंने घर पर पाली हुई लगभग 1 दर्जन बूढ़ी मादा सुअरों को भी मार दिया था। खबर थी कि मेरी गुजरी हुई परदादी आधी रात को सुअर का मांस खाने आ रही थीं और चाहती थीं कि मैं उन्हें शराब पेश करूं। लेकिन जैसे ही मैंने शराब का प्याला उठाया, उनके मुंह से एक डरावनी, भारी आवाज निकली, छोटी भैंस, क्या तुम्हें अपनी परदादी की याद आती है? उनके डरावने रूप को देखकर मैं बुरी तरह कांपने लगी। मेरी दादी ने जल्दी से मुझे अपने पीछे छिपा लिया। बूढ़े आदमी, माए को मरे हुए 10 साल हो गए हैं, वह अब कैसे बोल रही हैं? मरे हुए लोगों का बोलना एक बहुत बुरा शगुन है। क्या वह हमारी जान लेना चाहती हैं? हम क्या करें? छोटी भैंस, जल्दी से उन्हें जवाब दो, ना कहो और उनसे जाने के लिए कहो। ये शब्द निकलते ही मेरी परदादी ने मेरे दादाजी को डरावनी नजरों से घूरा। उनकी आंखों में नफरत भरी थी और उन्होंने बद्दुआ दी, तुम जानवर, तुम मुझे भगाना चाहते हो तो मैं तुम सबको अपने साथ कब्र में खींच ले जाऊंगी। मेरे दादाजी डर के मारे जम गए थे, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे, जबकि मेरी परदादी धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। वह झुकी और उनका चेहरा ठीक मेरे चेहरे के सामने आ गया। उनका रंग काला और बिल्कुल बेजान था, जैसे पेड़ की खुरदरी, सूखी छाल हो। छोटी भैंस, क्या तुम्हें अपनी परदादी की याद आती है? मैंने अपनी दादी के कपड़े कसकर पकड़ लिए। उन्होंने अपना सिर हिलाया, मुझे चुप रहने का इशारा किया। फिर भी मेरी परदादी की नजरें बिना पलक झपकाए मुझ पर टिकी रहीं। छोटी भैंस, क्या तुम्हें अपनी परदादी की याद आती है? साफ तौर पर नाराज होकर वह उदास और आंसुओं भरी नजरों के साथ मुड़ी और पश्चिम वाले कमरे की ओर चली गईं। बूढ़े आदमी, माए पश्चिम वाले कमरे में क्यों गईं? उन्होंने मेज पर रखी शराब को छुआ तक नहीं। मेरे दादाजी ने आह भरी, सुबह होने का इंतजार करो, मैं अंधे चैन से पूछने जाऊंगा, उन्होंने धीरे से कहा। माए को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। उनका पश्चिम वाले कमरे में रहना अप्राकृतिक है। हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। मैं भी उन्हें भेजना चाहता हूं, लेकिन कैसे? अभी तो हमें इसे सहना ही होगा। हम पूर्वी कमरे में लौट आए। पश्चिम वाले कमरे में एक मरे हुए इंसान के साथ हम कैसे रह सकते थे? बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। अंधी चैन ने कहा है कि वह चली जाएगी। अगली सुबह जल्दी ही मेरे दादाजी घर के पीछे वाले पहाड़ पर चले गए और आंगन में सिर्फ मेरी दादी और मैं रह गए। उन्होंने धीरे से मुझसे कहा, पश्चिम वाले कमरे में मत जाना, उससे दूर ही रहना। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। मैं और मेरी दादी पूर्वी कमरे में छिपे रहे। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी पश्चिम वाले कमरे से कोई आवाज नहीं आई और न ही मैंने अपनी परदादी को देखा। दोपहर के करीब दादाजी जल्दी से वापस आए। साथ में एक मादा सुअर भी लाए थे। बूढ़े आदमी, तुम मादा सुअर क्यों लाए हो? अंधी चैन ने क्या कहा? अंधी चैन ने कहा कि मां जाना नहीं चाहती, हमें उन्हें आज रात ही भेजना होगा। अगर नहीं भेजा तो हम सब मर जाएंगे। हम उन्हें कैसे भेजेंगे? हम माए को पेट भर खाना पीना देंगे, फिर उन्हें कब्रिस्तान ले जाएंगे। हम उन्हें कब्रिस्तान कैसे ले जाएंगे? दादाजी ने अपनी आवाज धीमी की। मैंने पीछे वाले पहाड़ पर कब्र खोद दी है। आज रात जब माए बचा हुआ सुअर का मांस खा लेंगी तो हम छोटे श्वेन्यू से उन्हें शराब पिलाने को कहेंगे। फिर छोटा श्वेन्यू शराब लेकर पीछे वाले पहाड़ पर कब्रिस्तान की ओर जाएगा और उन्हें वहां ले जाएगा। नहीं, छोटा श्वेन्यू बहुत छोटा है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। अभी यही एकमात्र तरीका है। मैंने गांव वालों को बता दिया है, वे कब्रिस्तान में इंतजार कर रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। अंधी चैन भी वहां है। हम निश्चित रूप से माए को भेज पाएंगे। दादी परेशान दिखी। माए को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। वह एक भूत हैं। भूत लोगों को धोखा देते हैं। मुझे डर है कि छोटा श्वेन्यू भूत के धोखे में आ जाएगा। नहीं, यह योजना बहुत खतरनाक है। सब ठीक है। मुझे अंधी चैन से एक ताबीज मिला है। अगर छोटा श्वेन्यू इसे पहनेगा तो भूत उसे अपने वश में नहीं कर पाएगा। इतना कहकर दादाजी ने अपनी जेब से ताबीज निकाला और मेरे गले में पहना दिया। छोटे श्वेन्यू, डरो मत, आज रात सब वहां होंगे। समझ गया। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने बिना सोचे समझे पश्चिम वाले कमरे की तरफ देखा और पाया कि मेरी परदादी का चेहरा खिड़की के शीशे से सटा हुआ था और उनकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। मैं चौंक गया। मुझे लगा कि कहीं परदादी ने दादाजी की बात सुन तो नहीं ली। छोटे श्वेन्यू, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। दादाजी मुझे आंगन से बाहर ले गए। हम पूरब की ओर चले। गांव के मुहाने पर खड़े पुराने लोकस्ट पेड़ के पास पहुंचे और फिर पश्चिम की ओर मुड़ गए। दादाजी और मैं गांव के किनारे वाले पुराने लोकस्ट पेड़ तक गए। फिर वे मुझे पश्चिम की ओर ले गए। पश्चिम की ओर जाने के लिए एक पुल पार करना पड़ता था। रात में वहां हवा बहुत तेज और ठंडी चलती थी, इसलिए मुझे अपना सिर सीधा रखना पड़ता था और ध्यान रखना पड़ता था कि मैं नदी में न गिर जाऊं। समझ गया। दादाजी मुझे पुल के पार ले गए। फिर पूरब की ओर पहाड़ के रास्ते पर मुड़ गए। छोटे वाटर बफेलो, इस पहाड़ पर कई रास्ते हैं। मुझे डर था कि तुम रास्ता भूल जाओगे, इसलिए मैंने पेड़ों पर लाल कपड़े की पट्टियां बांध दी हैं। ध्यान रखना कि तुम गलत मोड़ न ले लो। मैंने सिर हिलाया। दादाजी मुझे आधे घंटे तक पहाड़ पर ऊपर ले गए। आधे रास्ते में मैंने एक बड़ा गड्ढा देखा जो लगभग 2 मीटर गहरा था। छोटे वाटर बफेलो, जब रात हो जाए
तो अपनी परदादी को यहाँ ले आना और फिर जो शराब तुम्हारे पास है उसे गड्ढे में डाल देना। उसके बाद तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। याद रखना, तुम कुछ भी करो लेकिन अपने गले में बैंधा लकी चार्म वाला पाउच मत खोना। समझ गया। जैसे ही शाम होने लगी, दादाजी मुझे वापस घर ले आए। लेकिन जैसे ही हम आंगन में पहुंचे, हमने एक चौंकाने वाला नजारा देखा। मेरी परदादी एक मादा सुअर के ऊपर झुकी हुई थी और उसका कच्चा खून पी रही थी। बूढ़ी औरत, यहाँ क्या हो रहा है? मेरी दादी ने घबराहट में पूछा। मुझे नहीं पता, मैं शेड में खाना बना रही थी। तभी मैंने आंगन में मादा सुअर के चीखने की आवाज सुनी। मैं बाहर भागी और देखा कि माँ मादा सुअर को काट काट कर मार रही थी। माँ को शायद भूख लगी होगी। ऐसा लगा जैसे मेरी परदादी ने हमारी बात सुनी ही नहीं। वह मादा सुअर के ऊपर झुकी रही, कच्चा सुअर का मांस खाती रहीं और अजीब भूखे जानवरों जैसी आवाजें निकालती रहीं। बूढ़े आदमी, हमें क्या करना चाहिए? अपनी आवाज धीमी रखो। अगर माँ खाना चाहती हैं तो उन्हें खाने दो। जब उनका पेट भर जाएगा तो हम लिटिल वाटर बफेलो से उन्हें शराब पिलवाएंगे। बहुत अंधेरा है, मुझे डर है कि लिटिल वाटर बफेलो के साथ कुछ हो न जाए। चिंता मत करो, मैंने उसे पहले ही बता दिया है। लिटिल वाटर बफेलो, थोड़ी देर में तुम अपनी परदादी को पहाड़ी रास्ते पर ले जाओगे। वो चाहे कुछ भी कहें, उन्हें जवाब मत देना और वो लकी चार्म वाला पाउच बिल्कुल मत खोना। समझे? मैंने सिर हिलाया। समझ गया।